एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहा करता था, जो बेहद क्रूर स्वभाव का था। धनीराम अपनी हवेली के नौकर रमेश को दिन रात दौड़ाता रहता था। आज धनीराम से मिलने शहर से एक बैंक मैनेजर आने वाला था। धनीराम सुबह से ही उसके आव भगत का इंतजाम रमेश से करवा रहा था। रामू बाजार से लौट रहा था कि तभी गांव का मोहन रमेश से बोला, अरे भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दी बाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे आज सेठ जी के यहाँ पर बैंक मैनेजर आने वाले हैं। सेठ जी, उनकी स्वागत के लिए सारा सामान बाजार से मंगाया है। यार, मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है। यार, तुम्हारा मालिक धनीराम एक नंबर का जल्लाद है। तुम दिल के कितने अच्छे हो यार, और वह तुम पर कितना अत्याचार करता है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है मोहन भाई, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भाग कर जाऊंगा भी तो कहाँ। और कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने तक का विचार आता है। ऐसा भूलकर भी मत सोचना। आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तुम जल्दी जाओ, वरना धनीराम फिर से तुम्हें बुरी तरह से पीटने लगेगा। रमेश तुरंत घर पहुंचा। धनीराम क्रोधित होकर रमेश से बोला, आज शहर से मुझसे मिलने बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच का मैनेजर आने वाला है। उसके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना। मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं सेठ जी। आपके कहे अनुसार आपका मनपसंद सारा भोजन भी तैयार करवा दिया है। सुनो, 1 घंटे बाद वह यहाँ पर आ जाएगा। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे? तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? जी सेठ जी, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हो? ये समझना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना। रमेश वहां से चला गया कि तभी धनीराम की 22 वर्षीय पुत्री रानी वहां पर आकर बोली, क्या कर रहे हो रमेश? कुछ नहीं, आज शहर से बैंक मैनेजर सेठ जी से मिलने आने वाले हैं। मैं घर की साफ सफाई कर रहा था, छोटी मालकिन। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ रानी बोला करो, और मुझे यह बताओ कि तुम पिताजी से हमारे विवाह की बात कब करोगे? रानी की बात सुनकर रमेश गहरी सोच में डूब गया। दरअसल रानी और रमेश बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। रमेश बचपन से ही धनीराम के घर पर ही रहा करता था। उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में धनीराम अभी तक अनजान था। क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और फिर कब तक तुम सबके सामने मुझे छोटी मालकिन कहकर पुकारते रहोगे? तुम तो जानती हो रानी कि सेठ जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे डर लगता है कि अगर कहीं मैंने हम दोनों के विवाह की बात उनसे कही तो वह कहीं मुझे जान से ही न मार दे। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। रमेश, ये सब तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम पिताजी से बात नहीं करोगे तो मैं स्वयं जाकर उन्हें बता दूंगी। और अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो फिर मैं जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद बैंक मैनेजर धनीराम के घर आ पहुंचा और धनीराम बैंक मैनेजर की स्वागत करने लगा। और हमेशा की तरह धनीराम बैंक मैनेजर के सामने रमेश से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, मानो रमेश उसका नौकर नहीं बल्कि उसका पुत्र हो। अचानक बैंक मैनेजर बोला, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुमने तो बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। भला आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन होता है? बैंक मैनेजर की बात सुनकर धनीराम अचानक चौंक गया, क्योंकि इससे पहले उसके सामने ऐसी बात कभी भी नहीं बोली गई थी। अब आपको क्या बताऊं? बैंक मैनेजर साहब, जो कुछ भी है सब रमेश का ही है। मैं तो बस उसका एक छोटा सा नौकर हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है धनीराम जी। आपने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना कि आपने इस लड़के के लिए किया है। तभी धनीराम रमेश की ओर देखकर बोला, अरे रमेश, मैं तो भूल ही गया। हमारे बैंक मैनेजर को हमारे गांव के बिरजू हलवाई की रबड़ी बहुत पसंद आती है। उसे तो मैं मंगाना ही भूल गया।
जाओ जाकर बिरजू हलवाई की दुकान से रबड़ी ले आओ। अरे नहीं नहीं धनीराम जी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। बैंक मैनेजर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको बिना मुंह मीठा कराए नहीं जाने देता। तुम जाओ जाकर रबड़ी ले आओ। रमेश चुपचाप रबड़ी लेने चला गया। रमेश रबड़ी लेकर लौट ही रहा था कि उसे बैंक मैनेजर की आवाज सुनाई दी। रमेश चुपचाप बाहर से बैंक मैनेजर और धनीराम की बातें सुनने लगा। बैंक मैनेजर धनीराम से कह रहा था, आपने रमेश की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है धनीराम जी, लेकिन मेरी एक बात यह समझ नहीं आई कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। जब वह कागज पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आपको उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना चाहिए था। अब आपको क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, बगैर माँ बाप का यह लड़का था। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं रमेश पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। वह क्या है ना बैंक मैनेजर साहब कि मैं रमेश की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि उसके माता पिता के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है। इसलिए वह अनपढ़ ही रह गया। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर रमेश को क्या फायदा होने वाला है? सब कुछ उसी का ही तो है। बात तो आपकी सही है धनीराम जी, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब रमेश बड़ा हो गया है, कम से कम उसे इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए कि वह सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, रामपुर गांव में आप रमेश को ले जाने वाले थे। आप वहां की जमीन जो बेचने वाले थे। मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। क्या रमेश को रामपुर गांव ले जाना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रामपुर गांव सिर्फ हम जाएं और हमेशा की तरह रमेश से अंगूठा लगवा लिया जाए? आखिर सब कुछ रमेश की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप रमेश से पूछ लीजिए। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बगैर रमेश की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। रमेश उन दोनों की बातें सुनकर बुरी तरह से हैरान रह गया कि तभी धनीराम की नजर रमेश पर पड़ गई। अरे रमेश, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। तुमने बताया नहीं कि तुम रबड़ी लेकर आ गए। रमेश ने चुपचाप रबड़ी धनीराम के हाथ पर थमा दी। धनीराम ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर रमेश के सामने रख दिया। रमेश उस सादा पेपर पर अंगूठा लगाया। बैंक मैनेजर के जाने के बाद धनीराम क्रोधित होता हुआ रमेश के पास आकर बोला, तो अब तेरी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि तू छुप छुप कर हमारी बातें सुने? नहीं नहीं मालिक, मैंने आप दोनों की कोई बात छुप कर नहीं सुनी। अगर बातें छुपकर नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तुझे रबड़ी लेकर सीधे अंदर आना चाहिए था। इतना कहकर धनीराम एक लाठी लेकर आया और रमेश को पीटने लगा। रमेश दर्द से कराहता हुआ बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मालिक। अगर दर्द हो रहा है तो उसे बर्दाश्त कर। मत भूल, तेरे शरीर से जो खून निकल रहा है उस पर भी मेरा अधिकार है। और तेरी माँ ने तो तुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे कूड़े के ढेर से उठाकर लाया, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी छुप छुप कर बातें सुने। मत भूल कि तू सिर्फ एक नौकर है और कुछ नहीं। इतना कहकर धनीराम पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रमेश आंखों में आंसू लिए बेहोश हो गया था। उस दिन धनीराम ने उसे भोजन भी नहीं दिया। रमेश रात के समय भूखा पेट अपने गले में एक लॉकेट को देखकर रोता रहा, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यों तुमने मुझे पैदा होते ही मार नहीं दिया? कम से कम मुझे यह सब तो नहीं झेलना पड़ता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन रमेश कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी रानी वहां पर आ गई। तुम्हें कुछ पता है रमेश? पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करोगे। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता रानी। तुम्हारे पिताजी ने कुछ महीने पहले ही मुझे कितना पीटा था। तभी धनीराम वहां पर आ पहुंचा और क्रोधित होता हुआ रमेश की ओर देखकर बोला, नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है।
सबके सामने मेरी बेटी को छोटी मालकिन बोलता है और उसका अकेले में फायदा उठाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। मैंने कभी भी छोटी मालकिन को गलत नजर से नहीं देखा और मैं और छोटी मालकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम करने से पहले अपनी एक बार औकात तो देख कि कहाँ तू और कहाँ हम। और रानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने भी यह नहीं सोचा कि तुम कितने अमीर बाप की संतान हो? बस कीजिए पिताजी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं सब जानती हूँ। अगर मैंने रमेश को सब बता दिया तो आपकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। रानी की बात सुनकर धनीराम बुरी तरीके से क्रोधित हो उठा और उसने एक थप्पड़ रानी के गालों पर जड़ दिया और बुरी तरीके से रमेश को पीटने लगा। रमेश मार खा खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने रानी को हवेली से लापता पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने रानी को जान से मार दिया? अगर रानी भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इस दुनिया में अकेला ही रह जाऊंगा। तभी धनीराम क्रोधित होता हुआ वहां कुछ पुलिस वालों के साथ आ धमका। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। यह तो इसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखिए, इसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया। जेल में जब मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा ना, तो यह सब बता देगा कि तुम्हारी बेटी को कहां पर छुपा के रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे स्वयं पूछने वाला था कि रानी कहाँ है। धनीराम ने जोरदार चाटा रमेश के गालों पर मार दिया। रानी नहीं, छोटी मालकिन बोल। नमक हराम, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी बेटी को नाम से पुकारेगा? इंस्पेक्टर रमेश को गिरफ्तार करने वाला था कि तभी वही बैंक मैनेजर वहां पर आ गया। अरे आप इस बार आने से पहले फोन नहीं किया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन तुम्हारे घर में ये पुलिस कैसी? सब ठीक तो है? वह सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। इस 2 कौड़ी के नमक हराम नौकर रमेश ने धनीराम साहब की बेटी को अगवा कर लिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे रमेश कब से नौकर हो गया इंस्पेक्टर साहब? रमेश तो मालिक है, नौकर तो उल्टा ये धनीराम है। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और रमेश बुरी तरीके से हैरान हो गए कि तभी रानी 2 लोगों के साथ वहां पर अचानक आ गई। रानी और उन 2 लोगों को देखकर धनीराम बुरी तरीके से घबरा गया। मुझे लगा था रानी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया है। और यह तुम्हारे साथ कौन है? मेरे पिताजी ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था। वहां से मैं चुपके से भाग गई और सीधे रामपुर गांव पहुंची। वहां पहुंचकर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे माता पिता हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें पिताजी और तुम्हारे बारे में बताया तो ये दोनों बेचारे रोने लगे, इसलिए मैं इन दोनों को साथ ले आई। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस धनीराम को तुम मालिक समझ रहे हो, वह असल में हमारा नौकर था, एक बेईमान नौकर। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने धनीराम के लिए सब कुछ किया, लेकिन उस बेईमान ने हमें धोखा देकर हमारी सारी खुशियां छीन ली। जब यह हरामखोर धनीराम 15 वर्ष का था, तब मैं इसे सड़क से उठाकर अपने घर लाया था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन समय के साथ साथ मैं और मेरी पत्नी समझ गए कि इसकी नज़र हमारी सारी संपत्ति पर है। एक व्यक्ति से मुझे पता चला कि धनीराम संपत्ति के लालच में हमारी हत्या करना चाहता है। उस समय तुम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मैंने अपनी सारी संपत्ति और बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब यह बात धनीराम को पता चली तो वह क्रोधित होकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस समय पुलिस भी उससे मिली हुई थी बेटा। धनीराम ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को कुछ भी बताया
तो वह तुम्हें जान से मार देगा। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अब तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगे। रमेश, ये दोनों बूढ़े पति पत्नी सही कह रहे हैं। मैं इनको पहचानता हूं। ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही हैं। धनीराम ने मुझे अब तक यही बताया कि यह दोनों काफी वर्ष पहले मर चुके हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि धनीराम इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। धनीराम के हाथ पैर फूल गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने रमेश को अपने बेटे की ही तरह पाला है। झूठ मत बोल, बेईमान नौकर। तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा है, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से मैं इतने वर्ष अपने माता पिता से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। पुलिस ने धनीराम को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया और रमेश ने धनीराम की ही पुत्री रानी के साथ विवाह कर लिया और वह सब सुखी परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे।